वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि राम सर आप कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बता दीजिएगा। देखिए, आपने किताबों में तो पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर ट्रिक बेस्ड बताऊंगा। यानी कि सिर्फ जो मैं बोलूँ ना, सिर्फ वहां पर आप ध्यान देंगे ना, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मतलब ये हुआ कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट भी लिया हुआ है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी हम यहाँ पर एक बार सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए, अब हम चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पर। और आप देख सकते हैं कि थंबनेल पर जो भी अगर मेरे पे किसी भी वीडियो पर अगर लिखा है वो ट्रिक बेस्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दो तीन बातें बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर बाई चांस बेसिक भूल भी जाएं तो आप ट्रिक से आराम से अपने उत्तर तक पहुंच जाएं। देखिए, एक चीज आप याद रखना हमेशा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ वगैरह ये सब आता है, आप सबको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अभी ये क्या होता है, बेसिकली तीन टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर एक तो चीज याद रखो, सिर्फ एक जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, सिर्फ वो याद रखना कि इफ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। बस अगर आपने इतना याद रख लिया ना, तो कम से कम आपने 50% कंडीशनल सेंटेंसेस को सीख लिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से बता रहा हूं। यानी इफ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं चलता, यानी सेल बिल कभी नहीं चलेगा। देखो, इफ के साथ प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट आ सकता है, लेकिन फ्यूचर कभी नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो देखो, इफ के साथ अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो आगे वाला किस में चलता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो दोनों ही इंडेफिनिट में आ सकते हैं। समझ में आ रही है यार बात? यानी आज अगर प्रेजेंट है तो कल यानी आगे आने वाला क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो वही प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, फ्यूचर। यानी इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो आप जब बनाओगे इस कॉमा के बाद तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हैं। इसके बाद एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ के साथ आपको फ्यूचर यूज नहीं करना। ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद देखो, एक चीज और याद रखना, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो इफ के साथ यदि आपको हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है तो आगे जो आने वाला सेंटेंस होगा उसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। ये जरूरी है। इफ के साथ अगर कभी भी हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है या फिर आपको लास्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है और इफ के साथ वाले को आपको फिल करना है, उसमें एरर छांटना है, तो आपको उसमें हैड थर्ड फॉर्म देखनी होगी। दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है कि यहाँ पर देखो हेड थर्ड फॉर्म दे देता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म को पूछ लेता है, या फिर कभी वुड हैव थर्ड फॉर्म दे देगा तो हेड थर्ड फॉर्म पूछ लेगा। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब एक बात और समझो, अब इसे याद कराता हूं। देखिएगा, यहां पर ये क्या लिख रहा है, देखो हड, और ये क्या लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है WOULD यानी वुड, तो मैंने वुड लिख दिया। तो ये देखो हडवर्ड, आपने सुना होगा कि भाई क्यों हडवर्ड ही मचा रखी है ज्यादा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हड़बड़ी मत बचाओ, ठीक है? तो वो ना काय किस लिए हड़बड़ कर रहे हो यार? तो हड़बड़ी, हड़बड़ी का मतलब होता है किसी काम को जल्दी करने की इच्छा होना। तो हड़बड़, हड़बड़ी बस हो जाएगा। यानी अगर आपको कभी भी हड़ आ रहा है तो आगे आपको बर्ड लिखना ही है, मतलब हड़बड़ी आ जाएगा आराम से, हड़बड़ी। अच्छा, आगे देखिएगा, इफ के साथ वर यदि आता है, यानी इफ के साथ यदि वर आ रहा है, यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर इफ के साथ वर आ गया तो आगे वाला जो सेंटेंस लिखेंगे आप, उसमें बुड लिखना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे मैंने लिखा है इस बर को लिख दिया बर्ड, और ये लिख दिया बुड को तो बड़ ही लिखा था, तो देखो ये बड़ बड़। मान लीजिए यदि जो बंदे अपने बुजुर्ग, जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ऐसा लोगों की मानसिकता होती है, तो वो बोलते हैं ना, यार ताऊ जी आप क्यों बड़बड़ कर रहे हो? मतलब आपको सिर्फ खाने खाने से मतलब है ना, घूमने फिरने अगर पैसे की जरूरत तो आप ले लीजिएगा, क्यों बड़बड़ कर रहे हो? तो बड़बड़ समझ में आ गया। मतलब अगर कभी बर आ रही है, मतलब बड़ आ रहा है, तो आगे भी आपको बड़ ही करना है, यानी कि बुड यूज करना है। समझ में आ गया? एक हड़बड़ी, क्यों हड़बड़ी, और एक होता है बड़बड़ क्यों कर रहे हो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। क्लियर है ना? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक ये भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आई विश। कभी भी अगर विश वगैरह आ जाए ना, तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ वर ही लगाना है आपको। क्लियर है ना? सर याद कैसे होगा? देखो मैं इसे समझाता हूं, थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि पेपर पास करना है। ये लिख रहा है विश, विश को तो नहीं जानते, हम जानते हैं किस को, किस जानते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आप किसी को किस करोगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? यानी कि देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है
क्या लिखेगा, आई विश, और यहां पर लिख देगा सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी ही लिख देगा, सी लिख देगा, इट, या फिर किसी का नाम आ जाएगा। अब ये बताओ, ही शी इट नेम के साथ तो वॉज आता है ना, क्या आता है, वॉज आता है, लेकिन आई विश अगर कभी भी ये विश वाला आ जाता है तो उसमें वर लगाना पड़ता है, चाहे आपका सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर है। अब एक बात बताओ, अगर ही के साथ आप वर लगाओगे तो बताओ ये गलत है या नहीं। तो बस मैंने आपको रिलेट कराया कि विश मतलब किस, और किस करना एक गलत बात है, अच्छी बात नहीं, गलत बात है। तो गलत बात है तो मतलब ये हो गया कि आगे जो आप फिल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको गलत फिल करना है, यानी कि वर ही लिखना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, मैक्सिमम वहां पर सिंगुलर ही आता है। समझ में आगे नहीं आ गया आपको, यानी किस मतलब गलत है तो आगे भी आपको गलत ही देखने को मिल रहा है, ही के साथ अगर वर आ रहा है तो आगे देखिएगा। जैसे अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि आई विश रेखा वर माई वाइफ, यानी कि मैं उम्मीद काश रेखा मेरी वाइफ होती। अब एक बात सोचिए, यहां पर देखो विश आ गया ना, अब विश के बाद ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी का नाम आ रहा है, अगर नाम आता है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है, उसमें वॉज आता है, लेकिन हमें पता है विश वाले में तो एकदम गलत करना पड़ता है, क्योंकि विश मतलब किस, किस लेना गलत बात है, तो रेखा के साथ हम रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं करेंगे, गलत करेंगे, तो इसलिए यहां पर वर नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी वॉज नहीं आएगा, यहां पर वर ही आ जाएगा। क्लियर है ना, गलत करना है, मतलब रेखा के अकॉर्डिंग तो वॉज आता है, लेकिन अगर कभी आई विश वगैरह, यू विश, ही विशेस ऐसे कुछ आता है तो उसमें आपको वर लगाना है। क्लियर है ना, आगे आप देखिएगा थोड़ा और ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई फ्रेंड, वो मुझसे ऐसे बात करता है मानो कि वो मेरा दोस्त हो। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रख लेनी है, ये देखो ये क्या लिख रहा है, आसिफ। अब आसिफ तो नहीं जानते, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है आसिक लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा है, आसिक। अब एक बात बताइए, जो आसिकों का काम होता है आशिकी करना, मतलब गलियों में अपनी चप्पलों को घिसना, बताओ ये सही काम है या गलत काम है, गलत काम है ना भाई, इसे सही काम तो नहीं कह सकते, हम तो नहीं मानते। तो बस ये है कि आशिक, अब आशिकों का काम क्या होता है बताओ, गलत काम होता है, तो बस आगे जो भी आपको फिल करना है वो गलत फिल करना है, यानी कि आप देखिएगा ही के अकॉर्डिंग तो वॉज आना चाहिए, लेकिन आपको पता है आज सिर्फ गलत काम करते हैं, तो ही के साथ भी आपको गलत अन्याय ही करना है, आपको ही के साथ गलत क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर तो इसके साथ सिंगुलर ही आना चाहिए, लेकिन गलत करना है तो वर लगा देना। क्लियर है बेटा, कुल मिला के यहां पर वर ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। समझ में आ रहा है बेटा, तो आसिफों का काम हो या फिर किसका काम हो, तो इन दोनों का काम गलत होता है, इसलिए आगे जो आता है वो भी वर आता है, यानी कि वो गलत ही आता है। चलिए अच्छा बेटा देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है वो आपको बता दूं, चिंता मत करो, एग्जाम्पल अब फिर आप लेंगे और उसके बाद आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। देखो कभी भी अगर इफ नॉट आ जाए तो बेटा इफ नॉट की जगह पर आप अनलेस भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, अगर कभी सेंटेंस में अनलेस आ रहा है तो आपको इफ नॉट, नॉट वगैरह कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा होता है, क्योंकि इफ प्लस नॉट से मिलकर के ही तो ये अनलेस बना। तो मैं ये कह सकता हूं कि अनलेस की जगह पर आप इफ नॉट लिख सकते हैं, यस और नो। ऐसा नहीं कर सकते, देखो अनलेस में देखो नो नॉट आ गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अनलेस के साथ भी आगे भी नॉट लिख रहा है, नहीं, उसके अंदर आ गया। एक और बात देखो बेटा, अगर कभी अनलेस या फिर अनटिल आ जाए तो के साथ आपको कभी भी विल शैल या फिर नॉट आपको यूज करना ही नहीं है, यानी अनलेस हो या फिर अनटिल हो इसके साथ आपको नॉट कभी यूज नहीं करना, क्योंकि देखो ये आ गया नॉट आ गया तो आपको नहीं करना है। चलो अब हम थोड़ा आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि इफ यू विल टीच अस वी शैल क्रैक द एग्जाम, यानी यदि आप हमें पढ़ाओगे तो हम पेपर को पास कर लेंगे। अब बताओ इसमें क्या गलती, जल्दी से सोचो बेटा, आपको इतना पढ़ा दिया, आप जल्दी से सोचो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो मैंने अभी क्या बताया, इसमें पहले वाले में गलती है, ठीक है, आप भी यही सोच रहे हो, मैंने भी यही सोचा। देखो बेटा इफ के साथ मैंने क्या बताया, कभी आपको फ्यूचर नहीं लिखना है। सर जी फ्यूचर कैसे, मतलब देखो अगर फ्यूचर का मतलब होगा सेल या बिल, इफ के साथ कभी भी ये सेल और बिल बेटा कभी नहीं आते, तो इसलिए, लेकिन यहां पर तो विल आ रहा है, तो इसलिए ए वाला जो है बेटा ये गलत है, तो ए वाले पे आपका क्लिक हो जाएगा। इसके बाद देखो आई विश नॉट वेस किस करना है, तो अब अगर आप किस करोगे तो वो तो गलत मामला हो जाएगा, तो गलत करेंगे तो बताओ ही के अकॉर्डिंग गलत आना चाहिए, तो वॉज नहीं, यहां पर वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो बेटा देखो यहां पर सी वाले में एरर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हमें पढ़ना ही नहीं क्या लिख रहा है, आगे देखो इफ दे रिसीव्ड अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, ठीक है, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंड द यूनियन। सोचो इसमें जल्दी से क्या हो सकता है, आप अपना दिमाग लगाइए, अदरवाइज फिर मैं बताता हूं आपको।
बताओ, मैंने अभी बताया था हड़बड़, क्यों हड़बड़ी मच रही है यार, थोड़ा वेट कर लेना, मतलब मेरा भी नंबर आगे ही है। तो बेटा देखो हड़बड़ी, अब याद देखो ये तो आ गया बड़, लेकिन हड़ कहाँ गया, तो मतलब इससे जो कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें कहीं ना कहीं हड़ आना चाहिए। तो हड़ का मतलब हेड, थर्ड फॉर्म। तो देखो बेटा थर्ड फॉर्म तो दे रखी है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हेड आता है वो नहीं आया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ दे हैड रिसीव्ड। अब देखो ये बन गया हड और ये बन गया बर्ड, तो हड़बड़ इन दोनों की दोस्ती हो गई, तो ये आना जरूरी है बेटा। इस तरह से आप आराम से पहचान सकते हो, आपको कोई सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पर। आगे देखिए, या फिर मैं आपसे एक चीज और मैं पूछ सकता हूं, सर जी क्या, देखो एक चीज और मैं पूछ सकता हूं, ऐसे भी आता है क्या, ये वर्ड जो लिखा हुआ है क्या इस जगह पर कुछ आप चेंज कर सकते हैं, बताइए क्या इस जगह आप कैन मे सेल लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हड़ के साथ तो बड़ आता है, तो बड़ ये तो इनमें से तो बड़ कोई है नहीं, बड़ है मतलब ये इसमें कोई गलती नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद देखो आगे, इफ शी बर माई बॉस, यदि यानी वो मेरी अगर बॉस होती तो वो मुझे सस्पेंड कर देती, लेकिन है नहीं, नहीं करेगी, तो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस है ये बेटा, तो ये सब गलत बात है। अब बताइए, इफ के साथ यदि वर आ जाए तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोलता, मतलब ये हो गया बर्ड और ये हो जाएगा बर्ड, तो मतलब है ना, क्यों बड़ बड़ा रहे हो, क्यों बड़बड़ कर रहे हो, तो बेटा बर्ड आ जाएगा। अब बर्ड क्या है बताओ इसमें, देखो बर्ड आ गया, बस एक तो हड वर्ड होता है, एक बड़ वर्ड होता है, बस ऐसे करके आप आराम से पहुंच जाओगे अपने आंसर तक। आगे देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, यानी यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो एग्जाम में पास नहीं होंगे। बताओ इसमें जल्दी से क्या गलती है, देखो सर गलती यह है कि अनलेस इसमें ऑलरेडी जब नोट आ रहा है तो आपको नोट नहीं लिखना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला गलत, जब नोट कट जाएगा तो डू अपने आप कट जाएगा, तो बचा क्या, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। क्लियर है बेटा। तो दोस्तों देखो यहां तक मैंने आपको समझाया, ये वो कॉन्सेप्ट थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कंडीशनल का आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। देखो एक बार रिकैप करा देता हूं जल्दी से, देखिए सुनिए, कुल मिलाकर के 100 की बात है कि इफ के साथ कभी फ्यूचर आपको नहीं लगाना है, बात खत्म। आगे चलो, आगे देखो हड़ के साथ बढ़ आएगा, हड़ बढ़, तो देखो हड़ मतलब हेड के साथ बढ़ आता है। आगे देखिएगा, अगर ऑलरेडी बढ़ आ गया तो बेटा आगे आपको बुड़ करना है, मतलब बड़बड़ करना है, ये कर देना। आपको विश मतलब किस, आगे जो भी आएगा उसमें बर आएगा, यानी गलत कर देना, क्योंकि सब्जेक्ट वहां पर सिंगुलर ही दिया होता है पेपर में, और बच्चे क्या करते हैं सिंगुलर को देख के वो वॉज लगा देते हैं, लेकिन आपको पता है किस करना गलत बात होती है, तो बेटा वर्ड आ जाएगा। आगे देखिएगा, मैंने बताया एज इफ मतलब मानो, ये आशिक लोग होते हैं, ये चप्पल खाने वाले लोग होते हैं। अब आपने देखा होगा जो आशिक है वो गंदा है, गंदे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उन्हें अच्छे नहीं बोल सकते। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अच्छा देखो मैंने चप्पल का नाम ले लिया, तो ऐसा नहीं, बोलने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है। चप्पल को हम बताओ क्या लिखते हैं, बताओ जल्दी से बताओ, ये बताओ, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, बताओ, SLIPPER, बताओ इनमें से कौन सा चप्पल है। सर जी नीचे वाला चप्पल है ना, ऊपर वाला तो सोने वाला है। एक बात बताओ, हम चप्पलों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ, अगर फीमेल भी होती है वो क्या, अरे मम्मी मेरे को ना कुछ मेरी स्लीपर्स खराब हो चुके हैं, मेरे स्लीपर्स ओल्ड हो चुके हैं, मुझे नई चाहिए, दे दो ना। तो अब यहाँ पर देखो वो क्या बोलते हैं, स्लीपर, स्लीपर है ना, अरे मेरे तो स्लीपर घर पर एकदम चोरी हो गए, स्लीपर ओल्ड हो चुके हैं, मुझे न्यू चाहिए स्लीपर। अरे अरे कितनी मतलब कितनी गंदी बात है। स्लीपर माने क्या होता है बताओ, ये है स्लीपर, ऊपर वाला है स्लीप, यानी स्लीप ये हो गया। देखो कलर चेंज करता हूं मैं, देखो स्लीप वाला ये हो गया स्लीप, और ER लग रहा है मतलब स्लीपर, सोने वाला। स्लीपर तो रेलवे की जो पटरियां होती है उन्हें बोलते हैं बेटा स्लीपर, सोने वाला वही तो होते हैं, लेटे हुए होती है। तो स्लीपर जो आप बोलते हैं, बोलने में फर्क है, लिखने में फर्क नहीं, आप लिख सकते हो लेकिन बोलते गलत हो। स्लीपर नहीं होता वो होता है स्लिपर। स्लिप माने फिसलना, स्लीपर मतलब जो फिसलन से आपको रोके बचाए। हमको आज से क्या बोलना है, स्लिपर बोलना है, यानी सिल होती है बेटा, सिल पर क्या बोलते हैं चप्पलों को, स्लिपर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लिपर्स। क्लियर है ना। और स्लीपर हल्ला मचाते हैं वो क्या होता है, वो गलत होता है कुल मिलाकर के। अगर आपको ये फैक्ट और जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर एक लाइक करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा बेटा। और अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो वो मैं आपको बना दूंगा, बट ओवरऑल मेरा ध्यान रहता है कि आपको ट्रिक बेस्ड बता दूं, ताकि आपको कम टाइम के अंदर वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको इंग्लिश ट्रिक बेस्ड चाहिए तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।